पार्ट 9 की शुरुआत होती है जब बॉन्की बेहोश हो चुके जुनियन को हॉस्पिटल लेकर आता है ताकि किसी तरह उसे होश आ जाए। और इसी दौरान दिखाते हैं कि डॉक्टर्स योंगो को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और ये खबर पता चलते ही बैंग्यूल अपने पापा से मिलने भागती है और देखती है कि सियोनी उनकी बेजान बॉडी देखकर फूट फूट कर रो रही है। अब बैंग्यूल भी अपने डैड को उठाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो वहीं जैसे ही जुनियन को होश आता है वो तुरंत योंगो के रूम की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि सुगडू उसकी बॉडी वहां से ले जा रहा है। ये देख जूनियन उस पर चिल्लाता है कि कैसे भी करके उन्हें होश मिलाओ, लेकिन सुगडू कहता है कि तुम कोई इनके फैमिली मेंबर नहीं हो। ये कहकर योंगो की बॉडी को लेकर वो वहां से चले जाता है। तो वहीं सियोनी योंगो की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंगो की मौत की खबर तेजी से हर जगह फैल जाती है। इसी दौरान दिखाते हैं कि जेस्योंग जेग्योंग का सामना करके उस पर अपने डैड की मौत का इल्जाम लगाता है, लेकिन जेग्योंग उल्टा जेस्योंग को ही दोषी ठहराती है। उसका कहना होता है कि अगर उसने झूठ बोलकर स्लश फंड का इल्जाम योंगहो पर ना लगाया होता तो उनके डैड की जान नहीं जाती। इसके बाद जेग्योंग कहती है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों साथ मिलकर सियोनी और बैंग्यूल को कंपनी से हमेशा के लिए बाहर कर दें, क्योंकि वो दोनों को चोइसियोंग का असली बोझ समझती है। बातों ही बातों में जेग्योंग अपनी बातों से ये इशारा कर देती है कि योंगहो की मौत के पीछे उसी का हाथ है। वो कहती है कि अगर उनके डैड आज जिंदा होते तो वो भी बिल्कुल यही करते। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जेग्योंग हॉस्पिटल में योंगहो के रूम में उससे नाराज होकर मिलने आती है। वहीं उसकी नजर उस सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है जो योंगहो ने अपनी सिक्योरिटी के लिए रूम में लगवाया था, और वो उस कैमरे को देखते ही तोड़ देती है। अब प्रेजेंट में अभी जुनियन कुछ घंटे पहले की यही सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है जिसमें जेग्योंग को रूम में छुपा हुआ कैमरा मिल जाता है। तो वहीं सुगडो मीडिया के सामने ऑफिशियली योंगहो की मौत को कंफर्म कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जेग्योंग भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है योंगहो को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही जेग्योंग मीडिया को वार्न करते हुए कहती है कि उनके डैड को लेकर बिना किसी प्रूफ के रूमर्स फैलाना और अपनी तरफ से कहानियां बनाना तुरंत बंद करे। अब योंगहो का ये सब देख दिल टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या जेग्योंग ने कभी सच में उसे अपने डैड माना भी था या नहीं। तभी अचानक जुनियन की दादी ऑक्सन की स्मार्ट वॉच उनकी लोकेशन फुटबॉल स्टेडियम पर दिखाती है। अब ये देख योंगो तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि ऑक्सन सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ी हुई है। अब ये देख वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि आसपास गाड़ियां भी गुजर रही होती है। अब योंगो जल्दी आकर उन्हें उठाता है और जैसे उनकी आंख खुलती है और वो जुनियन का चेहरा देखती है तो सीधा पूछने लग जाती है कि क्या तुमने खाना खाया कि नहीं। लेकिन योंगहो रोते हुए उनसे उनके पोते की मौत के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन दादी को समझ ही नहीं आता कि वो रो क्यों रहा है और किस बात की माफी मांग रहा है, इसलिए वो उसे चुप करवाने लग जाती है। इसके बाद योंगहो ऑक्सन को वापस उनके रूफटॉप वाले घर ले आता है और उन्हें अच्छे से सुला देता है, और फिर वहाँ बैठकर वो उन खूबसूरत यादों को याद करता है जो असली जुनियन ने अपनी दादी के साथ बिताई थी। उसे याद आता है कि जुनियन कितना टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर था और उसके सपने पूरे करने के लिए ऑक्सन ने कितनी कुर्बानियां दी थी। तब योंगहो को आखिरकार समझ आता है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट के बाद भी जुनियन अपने सपनों की कभी कोई कीमत क्यों नहीं लगा पाया था, क्योंकि उसके लिए उसके सपने पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थे। और ये रियलाइज होते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंगहो के अंतिम संस्कार के दौरान सियोनी जेग्योंग पर अपने ही डैड का खून करने का इल्जाम लगा देती है। फिर बैंग्यूल भी जेग्योंग पर शक जताते हुए कहती है कि तुम ही डैड के रूम में सबसे आखिरी बार गई थी ना, क्योंकि किसी ने तुम्हें उनके रूम में अकेले जाते हुए देखा था और उसके बाद ही हमारे डैड की मौत हुई। अब ये सुनते ही जेग्योंग गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है और धमकी देती है कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मेरी ये बेइज्जती करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और सियोनी गुस्से में उसके पीछे भागती है और बैंग्यूल भी अपनी माँ के पीछे बाहर चले आती है, लेकिन जेग्योंग के गार्ड्स उन दोनों को जेग्योंग के पीछे जाने से रोक देते हैं। तो वहीं जेग्योंग अपने आईटी एम्प्लॉय को हुक्म देती है कि बैंग्यूल के सामान की तलाशी ले और फिर हॉस्पिटल की उसकी आखिरी विजिट वाली सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ढूंढ निकाले। साथ ही वो सियोनी और बैंग्यूल के सारे लीगल पेपर्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स भी अपने कब्जे में ले लेती है ताकि माँ बेटी को पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में पूरी तरह से कमजोर कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ चर्च में दिखाते हैं कि जेस्योंग और युनसी योंगहो के ताबूत के पास बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे पर धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए
बहस करने लगते हैं। युनसी कहती है कि भले ही मेरे डैड जेग्यांग के साथ मिल गए हों, लेकिन मैं खुद जेग्यांग से बहुत नफरत करती हूँ। तभी बैंग्यूल वहाँ आ जाती है और दोनों को डांटते हुए बाहर निकाल देती है। उसका कहना होता है कि दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और योंगहो की मौत का झूठा दुख जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चोइसयोंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जहां स्लश फंड केस में शामिल लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए इस पर चर्चा हो रही होती है। अब मीटिंग के दौरान जेग्यांग बोर्ड ऑफ मेंबर से कहती है कि सिर्फ उसी की नहीं बल्कि कांग परिवार के हर एक मेंबर की पूरी जांच होनी चाहिए। वो इतना तक चैलेंज कर देती है कि अगर वो किसी भी जुर्म में दोषी निकली तो उसकी पूरी विरासत यानी इनहेरिटेंस उससे छीन ली जाए। अब बाद में जेग्यांग सुगडू से मिलने जाती है और वहाँ उसे सुगडू खुशी मनाते हुए दिखता है, क्योंकि योंगहो के अंतिम संस्कार के बाद जेग्यांग का कंपनी की नई चेयरपर्सन बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका होता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सुगडू दौड़ते हुए योंगहो के हॉस्पिटल रूम में पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि योंगहो का वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो चुका है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जेग्यांग सुगडू के रिएक्शन को देखकर उस पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि उसका बर्ताव कुछ अजीब है और शायद वो कुछ छुपा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि संजय बोंकी से कहता है कि वो योंगहो के अंतिम संस्कार में जाना चाहता है, लेकिन बोंकी उसे रोक देता है, क्योंकि उसका कहना होता है कि अगर संजय वहां गया तो योंगहो के खिलाफ चल रही स्लश फंड केस की सुनवाई में उसकी गवाही पर बुरा असर पड़ सकता है। अब ये सुनकर संजय को जुनियन यानी योंगहो की फिक्र होने लगती है और वो बोंकी से कहता है कि फिलहाल अभी वो बस वही करे जो जुनियन चाहता है। फिर उस रात दिखाते हैं कि योंगहो चर्च जाकर जुनियन की आत्मा को श्रद्धांजलि देता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपने आंसू रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रो पड़ता है। वो जुनियन से वादा करता है कि अब से वो उसकी दादी ऑक्सन का पूरा ख्याल रखेगा और उसकी जिंदगी पहले से बेहतर बना देगा। आखिर में वो जुनियन से कहता है कि अब वो सुकून से आराम करे। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि योंगहो ऑक्सन को एक आलीशान घर दिखाने ले जाता है और कहता है कि अब वो यहीं आराम से रहेंगी, लेकिन ऑक्सन उस घर को पहचान नहीं पाती। वो बस इतना कहती है कि उसे अपने पोते के पास ले चलो। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि योंगहो ऑक्सन को सैलून ले जाता है ताकि उसका थोड़ा मन हल्का हो सके, और उसके बाद ऑक्सन खाने पीने की शॉपिंग भी करती है और योंगहो उनके लिए उनके मन पसंद बुके भी खरीद देता है और उसके बाद उन्हें टेस्टी सा खाना भी खिलवाता है और फिर दोनों वापस उनके रूफटॉप वाले घर में आ जाते हैं। वहाँ योंगहो उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता है और ध्यान से चेक करता है कि ऑक्सन ने अपनी दवाइयाँ सही वक्त पर ली है या नहीं। फिर रात को दिखाते हैं कि योंगहो अपने फेवरेट कैफे पहुँचता है। वहाँ बैंग्यूल अकेली बैठी होती है, हाथ में ड्रिंक और आंखों में आंसू। वो अपने डैड की याद में पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो दुखी होकर कहती है कि उसे कभी अपने डैड के साथ खुलकर वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला, और ये सब देखकर योंगहो का दिल भर आता है। उसे बैंग्यूल की तकलीफ का गहरा एहसास होता है और वो उसके लिए अंदर ही अंदर बहुत अफसोस महसूस करता है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि पूरी कांग फैमिली योंगहो की वसीयत पढ़ने के लिए इकट्ठा होती है। वहीं से उन्हीं को ये जानकर जोर का झटका लगता है कि उससे बताए बिना ही योंगहो का अंतिम संस्कार करके उनका क्रीमेशन कर दिया गया था। इसके बाद वकील वसीयत पढ़ के बताता है कि योंगहो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सियोनही जुड़वा बच्चे बैंग्यूल सुगडू और युनसी के नाम छोड़कर गया और वसीयत के मुताबिक उनके दोनों पोतों को चोइसयोंग कंपनी का 1% हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी के 98% शेयर्स कंपनी के अगले चेयरमैन के पास जाएंगे। अब ये बात सुनकर युनसी बुरी तरह नाराज और परेशान हो जाती है, क्योंकि बैंग्यूल और सियोनही को सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज मिली होती है और बाकी सबको बची हुई। तभी अचानक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और सियोनही को स्लश फंड केस में शामिल होने के रूप में गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये देखकर बैंग्यूल जेग्यांग से भिड़ जाती है। वो उस पर अपनी मॉम को झूठे केस में फंसाने का इल्जाम लगाती है, लेकिन सबको हैरान करते हुए जीस्योंग जेग्यांग का साथ देता है और उसके बचाव में बोलने लगता है। इसके बाद बैंग्यूल अपने रूम में जाकर देखती है कि सियोनही की बैंक सील और जरूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से गायब हैं। ये बात पता चलते ही वो तुरंत संजय को फोन करके सब कुछ बता देती है। तो संजय कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी लीगल टीम के साथ प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सियोनही बिना कुछ सोचे स्लश फंड का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। बस बदले में ऑफिसर्स से इतनी सी रिक्वेस्ट करती है कि उसके हस्बैंड योंगहो का नाम इस केस से हमेशा के लिए क्लियर कर दिया जाए। और इन सब के बीच बैंग्यूल बार
बार जुनियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर किसी भी तरह उससे बात नहीं हो पाती। फिर बाद में दिखाते हैं कि जेस्योंग चुपके से बेंग्यूल के रूम में आता है तो उसे देखते ही बेंग्यूल उस पर चिल्लाने लग जाती है। तो वो फौरन से उसका मुंह बंद करने के बाद कहता है कि वो सिर्फ जेग्योंग को धोखा देने के लिए उसका साथ देने का नाटक कर रहा है। वो योंगहो की कब्र की कसम खाकर कहता है कि एक दिन वो जेग्योंग को उसके हर गुनाह की सजा जरूर दिलवाएगा, लेकिन बेंग्यूल को उस पर अब भरोसा नहीं होता। तो जेस्योंग भी उसकी इस बात को समझता है और इसके बाद जेस्योंग बेंग्यूल को पैसों से भरा एक बैग देता है और कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए किसी सेफ प्लेस पर चली जाए। साथ ही वो एक और बड़ी बात बताता है कि जेग्योंग को फिलहाल चोइसियोंग का इंटरनल चेयरमैन बना दिया गया है। अब कंपनी की पूरी कमांड उसके हाथ में है और वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकती है। और ये खबर सुन के वो शॉक हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अब जेग्योंग कंपनी की चेयरमैन बन गई होती है और सभी न चाहते हुए भी उसे कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं क्योंकि किसी को उसका चेयरमैन बनना पसंद ही नहीं होता। इसके बाद अगले दिन दिखाते हैं कि जेग्योंग अपने डैड की कुर्सी पर बैठकर सुकून महसूस करती है। तभी वहाँ बेंग्यूल आती है और जेग्योंग के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी माँ पर लगे सारे आरोप वापस ले लेती हो तो मैं स्माइल इन्वेस्टमेंट का चोइसियोंग में जो हिस्सा है उस पर अपना हक छोड़ दूंगी। और जेग्योंग तुरंत इस डील के लिए मान जाती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी और फौरन बेंग्यूल से पेपर्स भी साइन करवा लेती है। उसके बाद जेग्योंग अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्टेज पर आती है और कंपनीज के सारे एम्प्लॉइज को एड्रेस करती है। फिर अपनी स्पीच के दौरान वो सबको शॉक करते हुए जुनियन को चोइसियोंग बिजनेस टीम का नया हेड अनाउंस करती है। इतना ही नहीं, वो उसे कंपनी का कंट्रोल टावर भी बताती है, यानी अब कंपनी की सारी स्ट्रेटेजी और बड़े ऑपरेशंस की जिम्मेदारी उसी के हाथ में होगी। अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही बेंग्यूल और बोंकी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जुनियन ने उनका भरोसा तोड़ दिया है और उन्हें धोखा दे दिया है। तो वहीं जुनियन अंदर आकर स्टेज पर कहता है कि अब से मैं चोइसियोंग कंपनी के फ्यूचर बिजनेस का हेड हूँ। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जुनियन जो कि योंगहो है वो जेग्योंग के साथ एक डील करता है और उसका साथ देने का वादा करता है। इस डील के लिए वो बेंग्यूल को धोखा देने तक के लिए तैयार हो जाता है और तभी उसकी बातों से ये भी पता चलता है कि स्योनही को निशाना बनाने का आइडिया भी योंगहो ने ही जेग्योंग को दिया था। उसका प्लान होता है कि स्योनही को मुश्किल में डालकर बेंग्यूल पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो मजबूरन चोइसियोंग में अपना हिस्सा छोड़ दे। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि योंगहो ये फैसला कर चुका होता है कि वो जेग्योंग को किसी भी कीमत पर उसके गुनाहों की सजा दिलवाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी उसके साथ डूबने के लिए तैयार है। अब इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद बेंग्यूल जुनियन का सामना करती है और गुस्से में वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने ना सिर्फ उसका बल्कि योंगहो का भी भरोसा तोड़ा है और वो एक कातिल का साथ दे रहा है। लेकिन योंगहो जो जुनियन के रूप में होता है वो जेग्योंग की साइड लेता है और बहुत ही कोल्ड टोन में बेंग्यूल से कहता है कि वो जिसके साथ काम करे ये उसकी अपनी मर्जी है। और ये सुनकर तो जैसे बेंग्यूल का दिल ही टूट जाता है। इसके बाद जेग्योंग बेंग्यूल और बोंकी की टीम को कंपनी के एक ओल्ड ऑफिस में शिफ्ट करवा देती है जो बाकी ऑफिस के मुकाबले काफी बेकार होता है। अब ये बेइज्जती बेंग्यूल को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो ठान लेती है कि जुनियन को उसके धोखे की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेग्योंग जुनियन यानी योंगहो को चोइसियोंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि अब वो कंपनी के नए सीनियर लीडर्स में से एक होगा। और उसके बाद जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के दौरान बोर्ड के मेंबर्स जुनियन जो योंगहो ही है उसकी बिजनेस समझ और तेज सोच से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में जेग्योंग भी सबके सामने उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि इतनी छोटी उम्र और करियर के इतने शुरुआती दौर में ही उसने बिजनेस को जिस तरह समझ लिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन योंगहो अच्छी तरह जानता है कि जेग्योंग उसकी तारीफ सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। उसे पूरा यकीन होता है कि वो बस उसकी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रही है ताकि उस पर पलटवार कर सके। और ये सोचकर योंगहो और भी अलर्ट हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि जेग्योंग की अगली चाल आखिर क्या होने वाली है। फिर जैसे दोनों ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि ब्योंगमो जेग्योंग को चेयरवुमन बनने की बधाई देने के लिए आया हुआ है। तब योंगहो यानी जुनियन उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और हल्का सा ताना मारते हुए उसे छेड़ता भी है। तब ब्योंगमो को याद आ जाता है कि अरे ये तो वही है जिसने उसकी युविलिया वाली डील खराब करवाई थी। फिर इसके बाद जेग्योंग ब्योंगमो को उनकी डील याद दिलाती है और कहती है कि अगर उसे चोइसियोंग का हाइड्रोजन बिजनेस खरीदना है तो जितनी अमाउंट डिसाइड हुई है वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दे। फिर जब योंगहो ब्योंगमो को
बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर कभी भी आपको किसी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो। तभी उसे संजय का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि सियोनी जेल से रिहा हो चुकी है। फिर रात में दोनों अपनी वही सीक्रेट जगह पर मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। वहाँ योंगहो संजय को एक बैग भरकर पैसे देते हुए कहता है कि वो हर हाल में सियोनी और बैंग्यूल को सेफ तरीके से यूएस भेजने का इंतजाम करे, क्योंकि अब उसे जेग्योंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा और वो अपनों को उसके आसपास खतरे में नहीं देखना चाहता। फिर वो उससे पूछता है कि अभी वो दोनों कहाँ पर हैं। तब योंगहो को पता चलता है कि सियोनी और बैंग्यूल फिलहाल एक सोना में रुककर रह रही हैं। तो ये जानते ही वो फौरन चुपके से वहाँ पहुँच जाता है ताकि दोनों का हालचाल देख सके। अब बैंग्यूल कुछ लेने वहाँ से चली जाती है और सियोनी वहीं सो जाती है। तो योंगहो ये देख अपने आप को संभाल नहीं पाता कि उसकी वाइफ को फर्श पर सोना पड़ रहा है और वो उसके पास आके इमोशनल होते हुए उस पर कंबल ओढ़ा देता है कि तभी बैंग्यूल पीछे से वापस आ जाती है। लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि वो जुनियो ने, और उसे लगता है कि कोई लफंगा है जो उसकी मॉम को छूने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो गुस्से में फौरन से उसे पीछे से लात मार के दूर कर देती है और अपनी पहचान छुपाने के लिए बेचारा जुनियन भी वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद बैंग्यूल और सियोनी बैठकर ये सोचती है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए उन्हें रहने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी और वो एक सस्ता सा घर देखना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह योंगहो जॉगिंग करके वापस घर आ रहा होता है और कहता है कि भला कोई अपने बाप को ऐसे मारता है, कि तभी उसे एक जबरदस्त सरप्राइज मिलता है। वैसे शौक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि बैंग्यूल और सियोनी उसी रूफटॉप बिल्डिंग के बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए जहाँ वो और ऑक्सन रह रहे होते हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।